डेविल से शादी। पूरे शहर की पुलिस इस वक्त मीता को ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को कहीं से विशाल का पता चला। पुलिस ने ये बात मीता की फैमिली को भी बता दी। तो राघव जी ने नवीन को देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। नवीन उसकी बात मान गया। तो निमी, आदि और माला भी बोल पड़े, हम भी जाएंगे डैड। प्लीज़ अंकल, हमें भी अपने साथ ले चलिए। ये सुन नवीन बोला, नहीं बेटा, वहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम सब वहाँ नहीं जा सकते। ये सुनकर आदि ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंकल जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज़ हमें ले चलिए। आदि के रिक्वेस्ट करने पर नवीन मान गया, पर चेतावनी देते हुए बोला, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम सबकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह चले गए। वो जगह शहर से कुछ ही दूर जंगल में थी। सभी लोगों ने जंगल से कुछ दूरी पर ही अपनी गाड़ी रोक दी और नवीन ने गाड़ी से बाहर आकर कहा, यहाँ से हमें पैदल ही जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी चौकन्ना नहीं कर सकते, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। ये सुन सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन निमी, माला और आदि को कार में ही रुकने को कहा गया। जब सभी लोग उस घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर के आसपास बहुत से गुंडे मौजूद थे जो घर की पहरेदारी कर रहे थे। पुलिस एक एक करके उन सभी गुंडों को बेहोश करने लगी और फिर आराम से घर के अंदर चली गई। उधर कार में निमी, माला और आदि से बैठा नहीं जा रहा था। उनके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो भी कार से निकलकर उनके पीछे चले गए। घर के पास आकर उन लोगों ने देखा कि सभी गुंडे बेहोश थे, इसलिए वो भी घर के अंदर जाने लगे। लेकिन जाने के लिए उन तीनों ने पीछे का रास्ता चुना, जिससे वो पुलिस की नज़रों से बच सके। जब वो तीनों अंदर पहुँचे तो एक रूम के अंदर उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई। जैसे ही आवाज़ तीनों के कान में पड़ी, उन लोगों ने उस आवाज़ को पहचान लिया और हैरानी से उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो तीनों के मुंह से एक साथ एक ही नाम निकला, मीता। उन तीनों के दिल में दर्द पैदा करने के लिए उसकी आवाज़ ही काफ़ी थी, क्योंकि इस आवाज़ से ही समझ आ रहा था कि मीता इस वक्त कितने दर्द में होगी और अब तक कितना कुछ सह चुकी होगी। वहीं पुलिस भी घर के अंदर आ चुकी थी। नवीन और राघव जी के कानों में भी वही आवाज़ सुनाई दी। उन सभी ने उस रूम की तरफ देखा जहाँ पर उन्हें निमी, माला और आदि दिखे। नवीन जल्दी से ऊपर आया और तीनों को साइड कर दिया। रूम से आती आवाज़ दर्द भरी थी, जिससे सुनकर निमी की आंखों से आंसू बहने लगे। नवीन ने सभी को अलर्ट किया और एक झटके में दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का नज़ारा उन सभी की आंखें नम करने के लिए काफ़ी था। अंदर मीता बिना कपड़ों के बेड पर बेजान से पड़ी थी और उनके आसपास करीब 4-5 लड़के मौजूद थे और 2 लड़के आराम से सोफे पर बैठे हुए बियर पी रहे थे। वो 4-5 लड़के मीता के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने पुलिस को गेट पर देखा, सभी वहाँ से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। वहीं निमी और माला मीता की हालत देखकर भागते हुए उसके पास आए और उन्होंने वहाँ पर एक कंबल से उसे कवर कर दिया और जल्दी से मीता को अपने गले से लगा लिया। जब राघव जी ने मीता की यह हालत देखी तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मीता निमी और माला के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही बेहोश हो गई। तभी आदि ने घबराते हुए कहा, जल्दी चलो, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना कहकर आदि ने मीता को गोद में उठा लिया और उसे लेकर भागते हुए उस घर से बाहर आ गया। इस वक्त उसकी आंखें भी नम थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे कूल बहन के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी राघव जी आदि के पास आकर बोले,
आदि, मिता को जल्दी से घर लेकर चलो, डॉक्टर वहीं आ रहे हैं। इस पर आदि ने हाँ में सिर हिलाया और मिता को निमी और माला के साथ बिठाकर खुद कार ड्राइव करने लगा। आदि कार बहुत तेज ड्राइव कर रहा था और पीछे मिता बेहोशी में भी दर्द से करा रही थी, जिसे देख सभी की आंखें नम थी। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, एक बार फिर से आदि ने मिता को गोद में उठा लिया और अंदर की तरफ चला गया। वहीं घर के अंदर काव्या परेशान सी होकर इधर उधर टहल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने आदि को अंदर आते हुए देखा तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर अगले ही पल उनके कदम वहीं ठहर गए, क्योंकि उनकी नज़र आदि की गोद में लेटी हुई मिता पर गई। उसकी हालत ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उसके साथ क्या हुआ था और वो कितने दर्द में होगी। मिता की ये हालत देखकर घर के सभी नौकर भी शॉक्ड हो गए। इस वक्त सभी की आंखें भी नम थी। काव्या जी भूत बनी एक ही जगह पर खड़ी थी कि तभी उनकी नज़र राघव जी पर पड़ी और वो उनके पास आकर घबराकर रोते हुए पूछने लगी, ये मिता को क्या हुआ है? आपने मुझसे वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर आपके रहते मेरी मिता को क्या हो गया? काव्या जी की बात का जवाब दिए बिना ही राघव जी मिता के रूम की तरफ बढ़ गए और काव्या भी भागकर मिता के पास आ गई। तभी बहुत से डॉक्टर्स मिता के रूम के अंदर आए और वो उसकी हालत देखकर समझ गए कि उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर्स ने सभी को बाहर जाने को कहा तो निमी उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ डॉक्टर, मैं मिता के पास ही रहना चाहती हूँ। निमी को रुकने की परमिशन देते हुए डॉक्टर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। पूरी ट्रीटमेंट के दौरान निमी ने मिता का हाथ पकड़ रखा था। उसके शरीर के निशान देख उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी एक लेडी डॉक्टर निमी से बोली, बेटा, ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ते, अभी तो तुम्हें इसे भी संभालना होगा। तुम खुद ऐसे टूट जाओगी तो इसे कौन संभालेगा? ये बोलकर उस लेडी डॉक्टर ने निमी के सिर पर हाथ फेर दिया और फिर उसे मिता की कंडीशन बताते हुए कहा, ये कुछ देर बेहोशी रहेगी और जब इसे होश आएगा तो इसे पैनिक अटैक भी आ सकता है, तो इसका खास ख्याल रखना और इसे संभाल लेना। ये बोल डॉक्टर्स बाहर आ गए। वो लेडी डॉक्टर बाहर आई और उन सभी को देखकर बोली, मिता के शरीर पर बहुत से चोटों के निशान हैं। उनके साथ ये दरिंदगी पता नहीं कितनी बार और कितनों ने की है। ये सारी बात तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी आप लोगों को हिम्मत रखनी होगी और उसके लिए मजबूत होना पड़ेगा। ये बोलकर डॉक्टर्स वहाँ से चले गए। वहीं अंदर रूम में निमी मिता का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। तभी उसे मिता के फुसफुसाने की आवाज़ आई। वो अपना कान उसके मुंह के पास ले जाकर सुनने की कोशिश करने लगी कि मिता क्या कहना चाहती है। तभी मिता ने बेहोशी की हालत में गिड़गिड़ाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम नहीं जानते मेरे भाई को, वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं और तुम सबके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। छोड़ दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। मिता के मुंह से ये सब सुनकर निमी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिस भाई के बारे में मिता बड़बड़ाकर बोल रही थी उसे तो शायद मिता की इस हालत का अंदाज़ा भी नहीं था। तभी निमी ने अपने मन में कहा, एक बहन को अपने भाई से इतनी उम्मीद है कि वो उसे हर एक मुश्किल से बाहर निकाल लेगा, पर यहाँ जब तुम्हें उस भाई की ज़रूरत पड़ी तो वो तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मिता, अंश उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारे हर एक दर्द का बदला लेंगे। ये बोलकर निमी मिता के रूम से बाहर आ गई और माला को मिता के पास जाने को कह दिया। फिर निमी अपने रूम में जाकर आदि के फ़ोन से पंकज को कॉल करने लगी। पंकज ने 2-3 बार कॉल रिसीव नहीं किया, पर निमी बार बार ट्राई करती रही और काफ़ी देर बाद पंकज ने फ़ोन उठाया। पंकज के फ़ोन उठाते ही निमी बोली,
पंकज, अंश कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। निमी की बात सुनकर पंकज ने कहा, मैम, सर अभी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं। इस पर निमी ऊंची आवाज़ में बोली, आई डोंट केयर, तुम अभी के अभी मेरी उनसे बात करवाओ। आखिर में पंकज को निमी की बात माननी पड़ी और वो मीटिंग रूम में चला गया, जहां अंश इस वक्त मीटिंग ले रहा था। पंकज अंश के बगल में जाकर धीरे से उनसे बोला, सर, निमी मैम आपसे कुछ बात करना चाहती है। मैंने कहा कि आप बिजी हैं, पर वो नहीं मानी। ये सुन अंश मीटिंग ख़त्म करते हुए पंकज के हाथ से फ़ोन लेकर बाहर की ओर चला गया। बाहर जाते ही उसने कहा, हेलो। निमी ने जैसे ही अंश की आवाज़ सुनी, वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो रोते हुए बोली, अंश, अंश आप प्लीज़ वापस आ जाइए। निमी की रोने की आवाज़ सुनकर अंश को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। उसने निमी को शांत कराने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या हुआ है निमी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। इस पर निमी बोली, आप प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाइए। अंश ने और कोई सवाल नहीं किए बिना कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो, मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, बस तुम रोना बंद करो। उसके बाद अंश ने निमी का कॉल कट कर किया और पंकज से बोला, जल्दी से जेट रेडी करवाओ। तो पंकज ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन सर, अभी आपकी बहुत सारे मीटिंग पेंडिंग है। अंश ने ऊंची आवाज़ में कहा, तो उन मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, मेरे लिए निमी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सुनकर पंकज ने जवाब दिया, ठीक है सर, मैं जेट रेडी करवाता हूँ। दूसरी तरफ निमी अपने रूम में बैठी हुई रो रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने उठकर अपना चेहरा धोया और मिता के पास चली गई। उसने देखा कि मिता को होश आ गया था और वो काव्या के गले लगकर बैठी हुई थी। वो ना कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। सभी मिता को खिलाने की कोशिश में लगे थे। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो बस चुपचाप बैठी हुई थी। निमी मिता के पास गई और उसे खिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे ऐसे देखकर सभी की आंखें नम थी। मिता की ये हालत देखकर दादी बोली, ये सब क्या हो गया हमारे घर में? मेरी फूल से हंसती खेलती बच्ची को किसकी नज़र लग गई? दादी जी की बात सुनकर काव्या बोली, जरूर मिता को मेरे ही पापों की सज़ा मिली है माँ। काव्या ये बोलकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी राघव जी उसके पास आए और उन्हें मिता के सामने से दूर ले गए। तभी माला दादी को देखते हुए बोली, दादी आप भी जाइए, हम हैं ना मिता के साथ, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तो आदि दादी जी को अपने साथ लेकर चला गया। माला और निमी एक बार फिर से मिता को खिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दोनों मिता के पास बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही उन्हें नींद आ गई। रात में बार बार मिता नींद में चिल्लाकर उठ जाती, तो निमी और माला बड़ी मुश्किल से उसे दोबारा सुलाते। सुबह का वक्त निमी उठकर फ्रेश होने के लिए अपने रूम में आई और अंश का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद अंश घर आया और आते ही उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज पहली बार था जब सुबह के वक्त हॉल में घर का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। सभी नौकर भी थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहे थे और उन्हें भी इस बात का होश नहीं था कि अंश वापस घर आ गया है। हमेशा जब भी वो घर आता था तो उसकी मौजूदगी ही सभी लोगों को डराने के लिए काफ़ी होती थी, लेकिन आज किसी को पता तक नहीं चला। अंश सारी चीज़ों को अनदेखा करते हुए सीधे अपने रूम में चला गया। उसने अंदर जाकर देखा तो निमी सोफे पर बैठी हुई थी। उसने जल्दी से निमी को आवाज़ दी। जैसे ही निमी ने अंश की आवाज़ सुनी तो वह उसकी तरफ भागी चली आई और उसे जोर से गले लगाकर रोने लगी। एक बार फिर निमी को रोते देखकर अंश परेशान हो गया और उसने निमी को संभालते हुए कहा, निमी क्या हुआ है, मुझे बताओ।
तुम फ़ोन पर भी रो रही थी। देखो मेरी तरफ, मैं यहाँ क्या हूँ ना। अब बता मुझे क्या हुआ है। अंश की बात सुनकर निमि रोते हुए बोली, वो मिता। ये बोलकर वो फिर से रोने लगी। अंश निमि को खुद से दूर कर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, चुप हो जाओ और बता मुझे क्या हुआ है। ये सुनकर निमि अंश को सारी बातें बताने लगी। जैसे जैसे वो उसे बता रही थी वैसे वैसे अंश का गुस्सा बढ़ रहा था। अंश ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर निमि से कहा, चलो मिता के पास चलते हैं। ये बोलकर अंश ने निमि का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मिता के रूम में चला गया। मिता के रूम में इस वक्त आदि और माला बैठे हुए थे। जैसे ही उन दोनों की नज़र अंश पर गई, दोनों ही बेड पर से खड़े हो गए। अंश बस एकटक मिता को देखे जा रहा था, जो बिल्कुल चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। अंश धीरे धीरे अपनी कदम मिता की तरफ बढ़ाने लगा और उसके सामने जाकर बैठ गया। मिता ने जैसे ही अंश को देखा तो जो आंसू उसने अभी तक रोके हुए थे वो बहने लगे और वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। अंश भी उसे जी भरकर रोने दे रहा था। साथ ही वो धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद अंश ने निमि की तरफ देखकर पूछा, खाना खाया इसने? ये सुन निमि ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और टेबल से खाने के प्लेट उठाकर उसे दे दिया। अंश ने उस प्लेट को पकड़कर मिता को खुद से थोड़ा दूर किया और उसे खाना खिलाने लगा। मिता भी चुपचाप उसके हाथ से खाने लगी। घर के बाकी सभी लोग भी इस वक्त मिता के रूम में आ चुके थे, लेकिन जब काव्या ने अंश को मिता को खिलाते देखा तो उनकी आंखें नम हो गई और वो फिर से कमरे के बाहर चली गई। उसके साथ ही दादी और राघव भी कमरे से बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ निमि, माला और आदि ही बचे थे। अंश ने मिता को खाना खिला दिया, फिर उसे दवाई दी। मिता फिर से उसके गले लग गई और रुआसी आवाज में बोली, भाई आप उन सभी को नहीं छोड़ेंगे ना? इस पर अंश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम चिंता मत करो, बस अच्छे से आराम करो। थोड़ी देर बाद मिता भी सो गई। अंश ने उसे अच्छे से सुला दिया, फिर उठकर निमि का हाथ पकड़कर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर अंश ने किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। तब तक निमि सोफे पर बैठी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि अंश ने कॉल पर क्या बात की। कुछ देर बाद अंश निमि के पास आया और उसे गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। मिता की हालत देखकर वो भी अंदर से दुखी था और उसे भी थोड़ा सुकून चाहिए था। थोड़ी देर तक अंश ने ऐसे ही निमि को गले लगाकर रखा, फिर उठते हुए उससे बोला, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मिता के पास जाओ और उसका ध्यान रखना और रोना मत। ये बोलकर अंश ने निमि के माथे पर चूम लिया और वहाँ से चला गया। रात का वक्त। राघव के पास नवीन का कॉल आया और फ़ोन उठाते ही सामने से नवीन ने कहा, अंश ने केस वापस लेकर उन लड़कों को जेल से बाहर निकलवा लिया है। ये सुनकर राघव ने चौंकते हुए कहा, क्या? तुमने ऐसा होने क्यों दिया? तुम्हें पता है ना कि अब अंश अब क्या करेगा? इस पर नवीन बोला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था, मेरे हाथ बंधे थे और अब तक तो जो होना था वो हो गया होगा। राघव बोला, तुम सही कह रहे हो। ये बोलकर राघव जी ने कॉल कट कर दिया और हॉल में बैठकर अंश के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर में अंश वापस आया और वो राघव जी को अनदेखा करके सीधे ऊपर की तरफ जाने लगे। तभी राघव जी उसे आवाज़ देते हुए बोले, रुको अंश, तुमने उन लड़कों को जेल से क्यों निकलवाया? इस पर अंश बिना पीछे मुड़े बोला, क्योंकि मैं उन्हें खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता था। राघव जी बोले, लेकिन तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें कानून सजा देता। अंश बोला, कानून उन्हें वो सज़ा नहीं देता जो मैं चाहता था। राघव जी बोले, तुमने क्या किया उनके साथ? अंश बिना किसी भाव के बोला, कल न्यूज़ में देख लीजिएगा।
ये बोलकर अंश जाने ही वाला था कि तभी राघव बोला, ज़रूरत क्या थी, मैं उन्हें देख लेता ना। इस पर अंश उनकी तरफ देखकर बोला, आप देख लेते, आप तब कहाँ थे जब इतना कुछ हो रहा था। राघव बोला, मुझे नहीं पता था। अंश ताना देते हुए बोला, पता नहीं था? आपकी बेटी घर से इतने समय के लिए गायब थी और आपको पता नहीं चला। खैर ये छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आज तक आपने उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? क्या आप ऐसे ही किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे? अंश की बात सुनकर राघव जी तेज आवाज में बोले, अंश ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। इस पर अंश अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक ऐसे लापरवाह इंसान से बात कर रहा हूँ जो कभी सही समय पर किसी को बचा नहीं सकता। आप ना तो तब कुछ कर पाए थे और ना ही आज। ये बोलकर अंश अपने रूम की तरफ चला गया। अंश रूम में जाकर निमी को ढूंढने लगा, लेकिन वो रूम में नहीं थी। इसलिए अंश फ्रेश होने बाथरूम में चला गया और फ्रेश होने के बाद मीता के रूम में उसे देखने चला गया। अंश जब वहाँ गया तो देखा कि मीता चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी और निमी और आदि उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। अंश को आता देख आदि उठकर साइड में लगे सोफे पर बैठ गया। फिर अंश मीता के पास गया, उसके पास बैठकर उससे पूछा, अब तबीयत कैसी है? इस पर मीता धीमी आवाज में बोली, ठीक लग रही है। अंश में सिर हिलाया। तभी निमी बोली, अंश मैं ये सोच रही थी कि मैं मीता के लिए उसका फेवरेट खाना बनाऊं। निमी की बात सुनकर अंश ने सपाट लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, इसे इतना ज़्यादा अच्छा खाना खाने की आदत नहीं होगी। अंश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आदि जोर से हंसने लगा और निमी मुंह बनाकर उसे देखने लगी। जब निमी ने आदि को इतना तेज हंसते हुए देखा तो निमी उसे पिल्लू फेंककर मारने लगी। तभी वहाँ माला आ गई और उन दोनों को लड़ते देख बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ते रहते हो। माला की बात सुनकर निमी शांत हो गई। फिर अंश वहाँ से उठकर जाने लगा तो मीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख अंश फिर से बेड पर बैठ गया। सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी माला बोली, मैं अब अगले अभिनय का सोच रही हूँ, तो तुम बताओ क्या स्टोरी ले। इस पर आदि तपाक से बोला, रोमियो और जूलियट पर करते हैं। मैं रोमियो बनूंगा और मेरी निमी मेरी जूलियट। जैसे ही आदि ने ये लाइन बोला, अंश उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा, जिसे देख आदि डरकर चुप हो गया। आदि की ऐसी हालत देख सभी को हंसी आ गई और सभी अंदर ही अंदर हंसने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद अंश निमी को लेकर अपने रूम में चला गया। सुबह का वक्त। सुबह सभी लोग हॉल में बैठे न्यूज़ देख रहे थे, जिसमें खबर आ रही थी शहर के हर हिस्से में कुछ लड़कों के बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने इन्हें बड़ी बेरहमी से मारा है। इनके साथ ही साथ उन लड़कों का नाम भी फ्लैश हो रहा था, जिसे पढ़कर सभी को पता चल गया कि ये वही लड़के थे जिन्होंने मीता के साथ गलत किया था। और सभी को समझ भी आ गया था कि ये काम अंश नहीं किया है। मीता ने जैसे ही ये न्यूज़ देखा, उसे अंदर से बहुत खुशी मिली और वो अंश के रूम में जाकर उसके गले लग गई, जिसे देख अंश बोला, तुमने कहा था ना कि मैंने उनके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो देखो मैंने ऐसा ही किया। बस थोड़ी देर हो गई। अब इस हादसे को भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अंश की बात सुनकर मीता ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद मीता अपने रूम में चली गई। निमी ने अपने रूम में आकर अंश से पूछा, अंश ये सब आपने किया? निमी की बात सुनकर अंश ने उसे अपने करीब कर लिया और उसे गले लगाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है? निमी बोली, पर यह बहुत डरावना था, आपने ऐसा क्यों किया? अंश निमी को खुद से थोड़ा दूर करके उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तुमने ही तो मुझे डेविल बोला था, तो तुम एक डेविल से और क्या उम्मीद कर सकती हो? निमी आगे कुछ कह पाती,
इससे पहले ही अंश ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे शांत कर दिया। अचानक हुए किस से निमी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, लेकिन अंश को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे और भी ज़्यादा इंटेंस किस करने लगा। थोड़ी देर बाद निमी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अंश को फील करने लगी। जब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो अंश ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद निमी को बहुत शर्म आई और उसने खुद को अंश के सीने में छुपा लिया। अंश स्माइल करते हुए उससे बोला, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। मिता को भी अपने साथ लेकर जाओ और उसे नए चीज़ों में इन्वॉल्व करो। निमी अंश से अलग होकर बोली, कैसे चीज़ों में? अंश अपनी आईब्रो उठाकर बोला, अब ये भी मुझे बताने की ज़रूरत है। जैसे तुम उसके साथ पहले रहती थी वैसे ही रहो। ये सुनकर निमी ने हाँ में सिर हिला दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मिता भी अब धीरे धीरे खुद को संभाल रही थी और निमी आदि पूरी कोशिश करते कि फिर से वो सब मिता को पहले की तरह खुश देखे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। एक दिन सुबह निमी और मिता ऊपर खड़े होकर हॉल में देख रही थी, क्योंकि वहाँ पर राघव जी के फ्रेंड और उनका बेटा उन सबसे मिलने आए थे। उनके दोस्त का नाम अशोक भाटिया था और उनको बेटे का नाम समर। समर दिखने में काफ़ी स्मार्ट था और इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। वो सबके बातों का जवाब भी अपने ईगो में ही दे रहा था, जिसे देख मिता और निमी को गुस्सा आ रहा था। निमी बोली, यार मिता, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही चने के झाड़ पर नहीं चढ़ रहा है? दिखने में ज़रा ठीक ठाक क्या है, खुद को हीरो समझ रहा है, उल्लू कहीं का। मिता बोली, निमी, घर में गेस्ट आए हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि तुझे थोड़े बहू वाले फर्ज निभाने चाहिए? इनके लिए चाय बनाना चाहिए। मिता की बात सुनकर निमी उसे एक स्माइल देते हुए बोली, कितने दिनों के बाद तूने ऐसी बात कही है? ये सुनकर मिता बोली, कितने दिनों के बाद मैं कुछ मिता जैसा फील कर रही हूँ। मिता की बात सुनकर निमी बोली, अच्छा अब बस, कोई इमोशनल बातें नहीं करेंगे और चल किचन में, गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए चाय बनाते हैं। ये बोलकर दोनों किचन में चली गई। क्या मिता शुरू कर पाएगी फिर से जीना या रह जाएगी अनहोनी के वंडर में फंसकर? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।